अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान हीना असलम हाज़िर है महाजिर डे प्रोग्राम में। कुछ सवालातों के साथ महाजिर डे के अगर महाजिरों की अगर ख़िदमात की बात की जाए तो सर सैयद अहमद ख़ान, लियाकत अली ख़ान और बहुत से मुस्लिम लीग रहनुमाओं की ख़िदमात काबिल तारीफ़ हैं। लेकिन महाजिरों का वो लश्कर जो अपनी जान और माल की कुर्बानी देकर पाकिस्तान आया, उनकी भी कुर्बानी काबिल तारीफ़ है। लेकिन अफ़सोस इतने सालों के बाद भी महाजिर उस हक से महरूम हैं, जैसा कि उनको आईनी तौर पे हक मिलना चाहिए। इन्हीं इन्हीं टॉपिक पे, इन्हीं सवालातों के जवाबात हम तलब करेंगे मारूफ शख्सियत जो किसी तारीफ़ के मोहताज तो नहीं हैं, फारूक सत्तार। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम और वेलकम टू वालेकुम अस्सलाम वेलकम टू 268 पीआईवी कॉलोनी माई रेजिडेंस। मेरे घर आप आए और इतने अहम मौजू पर बात करने और इतने अहम सवालों के जवाब लेने बहुत शुक्रिया और खुश आमदीद। जी सर, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी महाजिर डे के ऊपर। जैसे महाजिरों की तंज़ीम पे बनने वाली एक यूनिट एमक्यूएम भी इस मकसद में उनके हुकूक को दिलवाने में नाकाम नज़र आई, अपने मफ़ाद पर ज़्यादा नज़र आई। इसकी क्या वजह है? ये तो देखिए आपने खुद ही खुलासा तो निकाल लिया ना कि अच्छा। एक उसूली नज़रियाती और इनकलाबी तहरीक, जी। और उस तहरीक ने एक सियासी जमात एपीएमएसओ स्टूडेंट जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन रही, ऑल पाकिस्तान महाजिर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन 11 जून 1978 को जामिया कराची में कायम हुई। फिर उसके बाद 18 मार्च 1984 को, यही 6 साल के अंदर ये पौधा इतनी तेजी से बड़ा हुआ कि ये एक तबके की अहम तरीन जमात बन गया, यानी जी। महाजिरों की नुमाइंदा जमात बन गया, उनके जी। दिलों की आवाज बन गया। जी। अच्छा, फिर इसने सिर्फ महाजिरों को अट्रैक्ट नहीं किया, बल्कि इसने जो दीगर कौमियतें या तबकात थे पाकिस्तान में और कराची या सिंध के शहरों में, क्योंकि इसकी हैयत और नौयत पाकिस्तान की रिवायती सियासी जमातों से मुख्तलिफ थी। मसलन ये नौजवानों का एक सियासी अमल था, जी। तहरीक थी, नजरियाती तहरीक, नजरियाती जमात बनी। लेकिन इसमें जो लोग जिन्होंने ये बनाई वो नौजवान थे, वरना ये होता है कि पहले बड़े लोग एक अवामी जमात बनाते हैं, फिर उनकी बगल बच्चा तंजीम यूनिवर्सिटी कॉलेजेस तालीमी इदारों में बनती है। ये बनी तालीमी इदारों से और फिर आकर इसने अपने माँ बाप को जन्म दिया, जी सर। तो इसने अट्रैक्ट किया लोगों को कि भाई ये नौजवानों का अमल है। जी सर। दूसरा, मिडिल क्लास लोगों का, जी ना ये सर। किसी सरमायादार ने बनाई, ना किसी वडेरे जागीरदार ने बनाई, जी सर। ये आम तालिब इल्मों ने बनाई जिनका ताल्लुक मिडिल क्लास से था, जो ट्यूशन पढ़ाकर अपनी तालीम पूरी कर रहे थे। अच्छा। इसने और अट्रैक्ट किया, तो मिडिल क्लास हो गए, नौजवान हो गए। जी। और तीसरा, फिर ज़ाहिर पाकिस्तान बनाने वालों की मौजूदा नस्ल थी, जी सर। जिन्होंने आग और खून के दरिया अबूर करके जी सर। 90 साल की जद्दोजहद 1857 से 1947 तक और एक एक वक्त में किन किन दुश्मनों का मुकाबला किया, जी सर। कैसी कैसी सियासत का, और एक नामुमकिन पाकिस्तान को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ खड़े होके उनका दस्ते राज बन के पाकिस्तान बना दिया। जी सर, बिल्कुल। ट्रेनें कटी, काफिले लुटे, हमारी बहनों बेटियों की असमतें कुर्बान हुई जी और सर। फिर पाकिस्तान बना। जी सर। अच्छा, अब पाकिस्तान में जब महाजिरों को मकाम नहीं मिला तो ये एपीएमएसओ बनी जी। और 6 साल में फिर एमक्यूएम बन गई। जी सर। एमक्यूएम का शुरू का टेक ऑफ बहुत अच्छा था, फ्लाइट भी बड़ी हमवार थी, जी। लेकिन फिर जाहिर है कि जब किसी फ्लाइट के रास्ते में कोई तूफान आ जाए तो फिर वो परवाज हिचकोले खाने लगती है। और वो इसलिए कि जब आपके जो पैसेंजर्स हैं जहाज में, अगर वो खुद उस तूफान की वजह हो जी सर। जिसने आपके जहाज को परवाज को मुतासर किया, तो पार्टी में शुरू के 20 साल बहुत अच्छे थे, लेकिन उस असना में जब मुशर्रफ साहब के दौर में हमें फलने फूलने का बहुत मौका मिला, आर्जी इख्तियार, आर्जी वसाइल बहुत मिले, और मैं पहला मेयर और पब्लिक ऑफिस होल्डर था, मुस्तफा कमाल भाई दूसरे जो है वो मेयर और पब्लिक ऑफिस होल्डर थे एमकेएम के, जी। लेकिन उनके पास इख्तियारात और वसाइल ज्यादा थे। जी। लेकिन जहां अच्छे काम किए हमने, एक सीढ़ी से चढ़ के ऊपर गए तो एक सांप भी हमने पालना शुरू कर दिया। स्नेक और लेडर, सांप और सीढ़ी का खेल होता है ना, जी सर। कि हमारी बड़ी पजीराई हुई, लोगों ने हमारे कामों को बहुत पसंद किया। जलजला आया 2005 में तो हम वहां भी चले गए, जी सर। सबसे पहले हम पहुंचे।
तो हमारी उन खिदमात को लोगों ने बड़ा सराहा और पूरे मुल्क में एमक्यूएम का चर्चा होने लगा। लेकिन फिर हम जिन खराबियों में नहीं थे, मुशर्रफ साहब के दौर में जहां इतनी अच्छाइयां, इतने तामीराती मंसूबे और काम हुए, लोगों को बुनियादी सहूलतें दी, वहीं पर करप्शन का दरवाजा भी हमारे यहाँ खुल गया। जी सर। जमीनों पर कब्जों का सिलसिला भी शुरू हो गया जी सर। और ऐसे लोगों को पार्टी में आने का मौका मिल गया और इन्हें इजाजत मिल गई और एमक्यूएम के बानी ने शायद जी सर। जो है वो उस पर तवज्जो नहीं दी। जी सर। तो उसके नतीजे में फिर वो कहते हैं ना, घर को लगी आग घर के चिराग से, तो फिर बस वो फायर लगती चली गई और वो सारा जो हमने एक खूबसूरत आशियाना बनाया था उसका तिनका तिनका बिखरने लगा। फिर एमक्यूएम के बानी ने भी बिलाखिर, यानी हम कामयाब थे और अच्छे मंसूबे। मेरे ज़माने में 10 करोड़ गैलन इजाफी पानी आया K2, मुस्तफा कमाल भाई के ज़माने में K3 10 करोड़ गैलन पानी आया और उसके बाद से 65 करोड़ गैलन पानी का मंसूबा तैयार है। वाटर बोर्ड भी चला गया, बिल्डिंग कंट्रोल भी चला गया, सब कुछ पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत ने ले लिया, लेकिन हम उनके साथ खामोश खड़े हैं। अभी भी उनके साथ अगर हमारी एमक्यूएम हाथ मिलाएगी, पीटीआई को उसके बुरे वक्त में छोड़ेगी तो कोई अच्छा तासुर नहीं जाएगा। 4 साल की बल्दियाती कारकर्दगी, 0 0 कुछ नहीं किया हमने। तो जब ये सारी सूरत हाल होगी तो फिर मैं मजाकन ये बात कर रहा हूँ, लेकिन ये है यही कि हर शाख पे उल्लू बैठा हो, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। तो मतलब है कि हमने अच्छी अच्छी फाख्ताओं को उड़ा दिया, उनके घोंसले खत्म कर दिए और फिर अगर हमारी सारी शाखों पे उल्लू बैठने लगे तो फिर क्या होगा, इस आशियाने का क्या अंजाम होगा। वही हुआ। तो आपके सवाल का तफसीली जवाब है, लेकिन मैंने बताना यह था कि बाय डिफॉल्ट यानी हमारी अपनी गलतियों से हमें नुकसान ज्यादा पहुंचा, 50% से ज्यादा, लेकिन बाकी नुकसान हमारे खिलाफ साजिशें भी थी कि कहीं आज महाजिरों में ये अमल आया, सियासी मिडिल क्लास और नौजवानों का, पढ़े लिखे नौजवानों का, कहीं ये बीमारी पंजाब में, KPK में, बलूचिस्तान में और गिलगित बल्तिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में चली गई, तो फिर इस मुल्क में जिस 2% हुक्मरान तबके का कब्जा है, वडेरों, जागीरदारों, सरमाएदारों का, कबायली सरदारों का, चौधरियों का, वो खत्म हो जाएगा। मुल्क के ये अमायदीन, अकाबरीन, सियासी जमातें, उनके बड़े रहनुमा, वडेरे, जागीरदार, वो भी साजिशें करते रहे कि किसी तरह एमक्यूएम ये वन यूनिट ना हो। हाँ, ये यूनिटी कायम ना रहे और ये यूनिटी और इसके अच्छे असरात पूरे मुल्क की सियासत को अपनी लपेट में। मैं अपना सेकंड सवाल ही करना चाहूंगी, तो एमक्यूएम आज जो तकसीम हुई है इसकी वजह भी यही है। जाहिर है कि तकसीम उस वक्त तक शायद नजर नहीं आ रही थी, हो रही थी। देखें, एमक्यूएम के बानी जब थे अल्ताफ हुसैन साहब, तो उसी जमाने में हकीकी बन गई थी एमक्यूएम हकीकी। अच्छा, उन्होंने तो गलत किया, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जिस पर वो हमसे अलग हुए। अगर उसी वक्त खंदा पेशानी से उनकी कुछ सही बातों को समझ के अपने किबले को दुरुस्त कर लिया जाता तो वो भी शायद वापस आ जाते। हाँ, जो ब्लैकमेल करने वाले थे, जो करप्ट अनासिर थे, उसी वक्त जो नजर आ गए थे, जिन्होंने पार्टी में कब्जों को, खराबियों और बिगाड़, उनको अलग करते, लेकिन कुछ अच्छे लोग भी फिर चले गए और बहुत सारे लोग हमारी उस लड़ाई में फिर इधर भी महाजिर थे, उधर भी महाजिर थे, फिर किसने तशद्दुद की आग को भड़काया, दोनों तरफ से लोग मरे भी, किलिंग भी हुई। हम कबायली लोग नहीं, हम तो 21वीं 22वीं सदी के लोग हैं, तहजीब याफ्ता हैं, पढ़े लिखे हैं। सर सैयद अहमद खान ने जो तालीम के दरवाजे खोले, जो पूरी दुनिया के उलूम से हमें आशना किया, जामिया अलीगढ़ बना के, उसके तलबा और तालबात ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ खड़े होकर पाकिस्तान बनाया। तो अगर हमने उस तहजीब को छोड़ के तहजीब को अपनी ताकत समझने की बजाय ताकत को अपनी तहजीब समझना शुरू कर दिया और हर जगह ताकत का जब इस्तेमाल हुआ तो उसके नतीजे में हम तकसीम शुरू में हुए, फिर किसी तरह बच गए, फिर कुछ अच्छे लोग आ गए तो फिर आगे काफिला बढ़ गया। लेकिन फिर गलत और बिगड़े हुए लोगों की जब इजारादारी कायम हो गई और एमक्यूएम के बानी ने भी फिर शायद ये समझना सोचना छोड़ दिया, वो भी समझे कि पाकिस्तान में सियासत का तरीका यही है। और यहाँ तक नौबत आई कि 2008 के इलेक्शन में तो हमने फिर भी इज्जत के साथ सीटें ली, क्योंकि मुस्तफा कमाल साहब का और परवेज मुशर्रफ साहब के ज़माने का, इशरत लिबास साहब के ज़माने का काम नज़र आया। लेकिन उसके बाद हम संभले नहीं, तो 2013 में तो बड़ी मुश्किल से हमने अपनी दस्तार को संभाला था और एक और तकसीम के दहाने पर हम आके खड़े हो गए। उस वक्त जो फिर मुस्तफा कमाल भाई को जब नाराज किया पार्टी ने, तो उन्होंने अपना एक अलग ग्रुप PSP का बना लिया। तो इसका मतलब ये है कि हमने लोगों को नाराज होने दिया, तुम रूठे हम छूटे, ये नहीं होना चाहिए। जो रूठा है उसको मनाना चाहिए। वो भी एसेट है। जब उसके हाथ में आपने 4-5 साल कराची दिया
तो ये वो गलतियां मैं खुद गिनवा रहा हूं जिसकी वजह से फिर लोगों में मायूसी आ गई, फिर और तकसीम हो गई। फिर जब मैंने पार्टी को संभाल लिया, जब मुल्क के खिलाफ नारे लगे 22 अगस्त 2016, और मैंने किसी तरह उस वक्त बेहतरीन हिकमत अमली से काम लेके लंदन से पार्टी को अलग कर दिया और कहा कि अब दो जगह से पार्टी नहीं चल सकती, वहां से भी यहाँ से भी, अब यहाँ से चलेगी। जी। हम अलग हो गए क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के आइन की भी खिलाफ वर्जी की, मुल्क के खिलाफ नारे, और MQM के आइन की भी खिलाफ वर्जी की। जब हम यहाँ खड़े हो गए तो फिर मेरे अपने वो लोग जो कि उसी जमाने से थे, जमीनों पे कब्जे, करप्शन, एक माफिया, मुझे उसकी ताकत का इतना अंदाजा नहीं था। मैंने तंजीम में जब इस्लाहाती प्रोग्राम शुरू किया, गलत और बिगड़े हुए लोगों को तंजीम के ढांचों से हटाना शुरू किया, तो मेरे सामने बहुत सारे लोग आके खड़े हो गए। फिर मैंने कहा अली रजा आब्दी को लें। अली रजा आब्दी हमारा नफीस, महज़ब, पढ़ा लिखा और इतनी फैन फॉलोइंग वाला, नौजवानों में एक मकबूल तरीन इंसान, सोशल मीडिया पे उसका एक तूती बोलता था। जी सर। जब उसको मैंने कहा राब्ता कमेटी मिले तो मेरे सारे साथी मेरे खिलाफ हो गए। मैंने कहा अच्छे लोगों को अगर पार्टी में ऊपर हम नहीं लाएंगे, नौजवानों को अगर हम ऊपर नहीं लाएंगे, तो क्या ये हमारी इजारादारी, हम ही चौधरी बने रहेंगे, हम कब तक? तो मैंने सब नहीं समझे। तो मेरी पहली मुखालफत वहां शुरू हुई। बाद में कामरान टिसूरी भाई को मैंने लाने की बात की तो उस पर मुखालफत, उनको सेनेटर बनाने मुखालफत, और अब ये हुआ कि उसी कामरान टिसूरी भाई को पार्टी में भी ले लिया गया और गवर्नर भी बना दिया गया। तो ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये सारी जो पॉलिसी हमारी कमजोर थी, खराब थी, उससे तकसीम दर तकसीम, फिर मेरा और पार्टी के दरमियान मैंने फिर MKMORC का ग्रुप बनाया, मुझे मेरी सरबराही भी ले ली, मुझे पार्टी से भी अलग कर दिया गया। अब मैं एक प्रेशर ग्रुप बना के, अब जो मेरा नैरेटिव, मैं इंशाल्लाह अगले सवाल में आपका जवाब दूंगा कि अब आगे क्या हो। तो ये तकसीम फिर होती रही और MKM के बानी के जमाने में भी हुई और उसके बाद भी हुई। मुस्तफा कमाल तो 2015 में आ गए थे जब MKM के बानी थे सर पे। जी। अच्छा सर, MKM के कंपटीशन में कराची में पीपल्स पार्टी है, तो कभी MKM का पीपल्स पार्टी के खिलाफ बयान, फिर कभी उनके साथ खड़े होना, इसके बारे में आप बताएं। मतलब क्या वो है, मतलब ये थोड़ा वो नहीं है, देखा जाए अपनी उस पे चला गया, मफाद पे चला गया। जैसे कि कराची में MKM के मुखालिफ पार्टी कंपटीशन में जो पार्टी वो PP है, तो कभी उनके साथ हो जाना, कभी उनके खिलाफ हो जाना, इस पे आप कुछ बताएं कि मतलब क्या है, क्या MKM का जो इमेज आज खराब है, इसकी ये भी रीजन है बहुत बड़ा? अगर उसको इतना सादा उसका खुलासा निकालना है MKM की पॉलिसी का, तो ये एक बड़ी खराबी है MKM की पॉलिसी में कि हमें खुद अपनी डायरेक्शन का, अपनी सिमत का ही नहीं पता, हम तयन ही नहीं कर सके। अच्छा, पीपल्स पार्टी कॉम्पिटिटर नहीं हमारी, पीपल्स पार्टी ने हमारे हुकूक गस्ब किए, पीपल्स पार्टी ने कराची की ज़मीनों पर कब्जे किए, कराची के, हैदराबाद, सक्कर, सिंध के शहरों के इख्तियार, इख्तदार और वसाइल पर कब्जा किया और अपने वज़न और कद से ज़्यादा और अपनी असल आबादी से ज़्यादा, जो मरदमशुमारी में उनकी आबादी दिखाई जाती है वो असल आबादी से बहुत ज़्यादा, हमारी असल आबादी से कम, तो उसकी बिना पर उनकी कौमी और सूबाई असम्बली में सीटें ज़्यादा, जिसकी वजह से उनका ही वज़ीर आला हमेशा आता है। अगर मरदमशुमारी एक बार सही हो जाए और सिंध के शहरों, कराची, हैदराबाद, सक्कर, मीरपुर खास और नवाबशाह के शहरों की आबादी सही आ जाए तो लग पता चलेगा पीपल्स पार्टी को, और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि भाई ये शहरों की आबादी दही इलाकों से कम नहीं बल्कि अब तो ज्यादा हो गई है, तो फिर तो वजीर आला हर मरतबा कराची से और हैदराबाद से आएगा। तो यहीं पर हमें पहली मार मारी गई। तो MKM को यह समझना चाहिए कि उसका मुकाबला उस पार्टी से जो कराची के वोट बैंक में इतनी नकब नहीं मारता, लेकिन वो मसनूई आबादी की बुनियाद पर सिंध के पूरे इख्तियार और इख्तियार पर कब्जा करके MQM को अपने कदमों में बिठा देता है और MQM फिर कदमों में बैठ जाती है। बस यहाँ MQM को अब एक बहुत बड़ी यकजहती, नौजवानों की खासतौर पर मुतवसत तबके को दोबारा इत्मीनान देना, MQM को दोबारा पैरों पे खड़ा करना, लोगों के साथ दोबारा जोड़ना, लोगों के दिलों में जगह करना। अब जो मेरा नैरेटिव है, अपनी गलतियों की गैर मशरूत कौम से, वोट बैंक से माफी मांगना, उसका अदराक करना, उसके इजाले का अहद और वादा करना और उनका एतमाद जीतने के लिए जो इस वक्त 40-50 अफराद की राब्ता कमेटी है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा के, ना सिर्फ राब्ता कमेटी बल्कि हर शोबे में
65% कोटा 35 साल से कम उम्र के जवानों और नौजवानों को देना। नए चेहरे, नौजवान, नया खून और नई क़यादत। जब तक आज अगर मैं ये लोगों के सामने नहीं लाऊं कि मेरे पास ये नौजवान क़यादत है, अगले 10 साल ये अब आपको सर्व करेगी और 10 साल के अंदर ये क़यादत अब अगली क़यादत को तैयार करेगी। जी। मेरे पास अगर ये सक्सेशन का मॉडल नहीं है तो फिर मैंने अपने लिए तो सियासत की, अपनी पोजीशनों के लिए, लेकिन मैंने कौम के लिए, अपने वोट बैंक के लिए, अपने शहर और अपने मुल्क के लिए सियासत नहीं। तो मैंने कहा गलती की माफी मांगे, इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए और सारे शोबों बशमूल राब्ता कमेटी 50 से 65% 35 साल से कम उम्र के लोगों को दे और 35% 35 साल से बड़ी उम्र। इसी तरह हर इलेक्शन, बल्दियाती इंतखाबात हो, सूबाई, कौमी, उसमें भी 50% कोटा कम अज कम 35 साल से कम उम्र के जवानों और नौजवानों को दे और बाकी 35% मेरी जैसी उम्र के लोगों का हो जाए। 35, ये 50%। लेकिन अब अगर हमने नए चेहरे, नया ब्लड, नया खून, नौजवानों को आगे नहीं लाए तो फिर हम आगे लोगों का एतमाद ही। तो ये दूसरा फिर फोकस्ड एजेंडा, ये 3 नैरेटिव है कि गलतियों का एहसास करें, माफी मांगे, नौजवान क़यादत को आगे लाएं और तीसरा एक फोकस्ड एजेंडा, कोटा सिस्टम गैर आईनी, उसको कैसे खत्म करना और फिर अपने जो फंड्स लेने वो कैसे लेना, क्या मंसूबे हैं, क्लैरिटी के साथ एक 11-12 पॉइंट्स का मंशूर और नज़्म लानी है, मोहताजी गुलामी से निजात दिलानी है। अच्छा सर, कराची के बढ़ते हुए मसाइल आप ये देखें, पहले बिजली मतलब बिजली का इमरान खान के दौर में सॉल्व हो गया था तकरीबन, अब गैस का हो गया है, पानी का हो गया है, तो ये दो पार्टीज के बीच में कौन पिस रहा है? कराची वाले। तो सर आप इसका हल क्या है? इमरान खान के दौर में बिजली का मसला हल नहीं हुआ था, अच्छा। लेकिन जो सर्कुलर डेट नवाज शरीफ साहब के ज़माने में वो ख़त्म करके चले गए थे, कहीं से भी पैसा करके। जी। इमरान खान ने माजरत के साथ अपने 5 सालों में गर्दिशी कर्जा जो बिजली और एनर्जी सेक्टर में, उसके पैसे तेल की कंपनियों, गैस की कंपनियों को नहीं दिए, जिससे अच्छा। उसकी सप्लाई मुतासिर हो गई, जिससे बिजली की पैदावार कम हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ऑगमेंट या रिवैम्प नहीं किया, तो दो तरफ से मार पड़ी, तो बिजली के बहरान संगीन हो गए। जी। बुनियादी पॉलिसियां होती है जो चीज़ों को सही करती है। वक्ती जी। तौर से आप चला लेंगे, लेकिन 4 साल में लग पता चला कि भाई ये पॉलिसियां सही नहीं थी, माशी पॉलिसियां सही नहीं थी। जो बुनियादी इस्लाहत करनी वो इमरान खान ने भी नहीं की थी। इस पे अलग टॉपिक है, बाद में किसी और इंटरव्यू में बात कर लेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह। लेकिन ये जो अब आपने कहा कि ये जो सारी सूरत हाल है, या तो देखें पूरे मुल्क में शायद बिजली का बहरान, पानी का बहरान या गैस का बहरान इतना तकलीफ दे नहीं होगा जितना सिंध में होगा और सिंध के भी शहरों में और कराची में। कराची में, जी देखे ना, बिल्कुल। सिंध से ज्यादा गैस निकलती है बलूचिस्तान से, लेकिन पंजाब में आज गैस का इतना मसला नहीं है क्योंकि सिंध की गैस पंजाब की सनतों को दी जाती है। जी सर। ठीक है। अब इस पे क्या मुराद अली शाह खड़े हुए? क्या पीपल्स पार्टी खड़ी हुई शहबाज शरीफ से बात करने के लिए? नहीं। क्या एमक्यूएम खालिद मुगल सिद्दीकी भाई खड़े हुए मुराद अली शाह को लेके या जरदारी साहब को लेके और शहबाज शरीफ से बात करने के? भाई सिंध की गैस है, हमें दें और पहले कराची को दें, क्योंकि सिंध का हक पहले। आइन में आर्टिकल 158 में जिस सूबे से गैस निकलती पहले उसका हक है। इसी तरह बलूचिस्तान के बहुत सारे इलाकों को आज गैस मिलती नहीं है। तो इसका मतलब है कि वो नाइंसाफियां और वो ज्यादतियां जिससे कि अगर कोई एक जबान बोलने वाला एक इलाके का तबका मुतासर होता है तो कौम परस्ती पैदा होती है और नफरत की बुनियाद पर होती है। फिर वो समझते हैं कि सारे पंजाबी बुरे, ऐसा नहीं है, पूरा पंजाब बुरा नहीं है, हुक्मरान बुरे हैं जिन्होंने भाई को भाई से लड़ाने के लिए ऐसी पॉलिसियां बनाई कि एक सूबे को ज्यादा गैस दे दी और एक सूबे की गैस ले ली, तो इससे लड़ाइयां हो रही हैं। तो हमें असल में इस पूरे निजाम को जड़ से उखाड़ कर फेंकना है और एक मिडिल क्लास नौजवानों, पढ़े लिखे नौजवानों को इस्लामाबाद की सबसे बड़ी कुर्सी वजीर आजम की वहां बिठाना है। और अगर ये एमक्यूएम सही रहती, उसका किबला सही रहता, लूट मार और करप्शन में ना जाती, तो आज शायद पूरे पाकिस्तान में एमक्यूएम का सियासी अमल पहले आता, इमरान खान को शायद चांस नहीं मिलता। लेकिन हमारी गलतियों से खला था जिसको इमरान खान ने बाद में पुर किया। जी। अच्छा सर, महाजिर डे के ऊपर आपसे सवाल करना चाहूंगी, जैसे कि महाजिर तहरीक पे ये डे बनता है, कल्चर लोग बनाते हैं, लेकिन सर इसमें किसी भी सियासी पार्टी का कोई किरदार नहीं है, क्यों सर? नहीं, सियासी पार्टी का किरदार नहीं होने का एक फायदा भी है। क्या सर? ये फायदा है कि उसको कोई एक सियासी पार्टी उसका क्रेडिट ना ले जाए ना, अच्छा। कि उसने किया। ये जो लोग कर रहे हैं उसके बगल बच्चा है। अच्छा सर। हालांकि आपस की बात यह है कि ये 4 साल पहले जी। 6 लोग मनाते थे, अलग अलग ग्रुप। जी।
2 साल पहले ये 6 ग्रुप मेरे पास आए और मैं सब 6 जगह जाता था, जी 6 जगह अलग अलग 24 देशों। फिर जी मैंने इनको कहा कि अल्लाह के बंदो एक जगह आ जाओ। जी तो 5 ग्रुप एक जगह आ गए। अभी भी एक ग्रुप अलग है जो प्रेस क्लब जाता है। जी जो बड़ा ग्रुप बन गया वो जोहेब आजम का, फहद का, फायज का, ये उन लोगों का है जो मेरे साथ जुड़े हुए नजरियाती तौर पर, सियासी तौर पर। जी सर और मेरे यूथ पॉलिटिकल विंग का हिस्सा है उमैर मकसूदी, ये सब वो लोग हैं जी सर जो मेरे यूथ पॉलिटिकल विंग का हिस्सा है। लेकिन मैं इनके ऊपर अपनी छाप भी नहीं लगने दे रहा, ताकि ये जाके और सियासी जमातों के भी तलबा और तालबात और महाजर नौजवानों को वहां से भी लेकर आए जी सर और कहें कि ये फारूक भाई की इजारादारी और मोनोपोली नहीं है, ये एमके मुआरसी की मोनोपोली नहीं है। ये सब के लिए दरवाजे खुले ताकि कम से कम हम यहाँ से अपनी दोबारा यकजहती का आगाज करें। जब सकाफत के नाम पर एक हो जाएंगे, जैसा कि बर्रे सगीर के अकलियती सूबों के मुसलमानों की जब सकाफत एक हुई जी और उर्दू जबान उनकी नुमाइंदा जबान बनी, जी सर और अलीगढ़ से जब ये मूवमेंट शुरू हुई जी और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ खड़ी हुई, तो नामुमकिन पाकिस्तान मुमकिन बना। तो जी, सियासत बाद में आई, सकाफत पहले आई। बिल्कुल तो सर मेरे ख्याल में अब भी अगर सियासी तौर पर मजबूत और मुस्तहकम होना है तो पहले सकाफत की बुनियाद पर, तहजीब की बुनियाद पर, तालीम की बुनियाद पर और तरबियत की बुनियाद पर जी सबको सर एक करेंगे जी तो सर आगे इंशाअल्लाह ताला हमारे लिए रास्ते खुल जाएंगे। महाजिर डे की सकाफत के ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि महाजरों की सकाफत किसी एक महदूद इलाके, किसी एक सूबे या खित्ते की सकाफत नहीं। ये तो साल साल और बरसा बरस का जो लोगों का रहन सहन था, उनकी मुख्तलिफ ममालिक और इलाकों से आई हुई तहजीब और तमद्दुन, जब बर्रे सग़ीर पाक व हिंद के उन इलाकों में जो मुसलमानों के अक़लियती सूबे या इलाके कहलाते हैं इंडिया के अंदर, जब वहाँ पर उर्दू ज़बान जो लश्करी ज़बान थी, जिसमें तुर्की के अल्फाज भी हैं, फ़ारसी के भी हैं, अरबी के भी हैं, यूनानी ज़बान के लफ्ज़ भी हैं, अंग्रेज़ी के लफ्ज़ भी हैं, और अब उसमें पाकिस्तान में पंजाबी, पश्तो, सिंधी, सराइकी, बलोची के लफ्ज़ भी उसमें आने लगे हैं। तो ये उर्दू ज़बान की मैग्नेनिमिटी है, फ़राख दिली कि वो दूसरी ज़बान के लफ्ज़ को अपने शकम में समोती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सकाफ़त भी इतनी वसी है कि जो पूरे हिंदुस्तान के तूल अर्ज़ में फैली हुई है, जिसमें आंध्र प्रदेश भी है, जिसमें अपर प्रदेश यूपी है, सीपी है, एपी है, मध्य प्रदेश एमपी है, गुजरात है, उड़ीसा है और मशरकी बंगाल है, बिहार है। ये सारे ये वहाँ की मुश्तरका ज़बान और ज़बान उर्दू और सकाफ़त, उन सब के आपस में जो तहजीबी तमद्दुन और रिश्ते, शादी ब्याह की रस्में, दीगर रस्म व रिवाज, खाने पीने, ये सब आके एक सकाफत बने। महाजिर सकाफत पाकिस्तान में जब हिजरत हुई, अच्छा जब वहां पर भी ये सकाफत मिली तो इसकी एक जबान बनी उर्दू। वो उर्दू जबान मुस्लिम लीग की नुमाइंदा जबान थी जिसने पाकिस्तान को आज़ादी दिलाई, इस खित्ते को आज़ाद। तो हमें नाज है अपनी महाजिर सकाफत पर, अपनी जबान पर, कि जिसने एक सियासी अमल को जन्म दिया, यानी और किसी सकाफत ने ऐसे किसी सियासी अमल को जन्म नहीं दिया जिसने एक तहरीक आज़ादी चलाई हो, इतनी कुर्बानियां दी हो और एक मुल्क को आज़ाद कराया हो। तो हमारी जबान ने, हमारी सकाफत ने एक सियासी जद्दोजहद को जन्म दिया, और वहां जब वोट पड़ा मुस्लिम लीग को तो पाकिस्तान के क़याम के रास्ते हमार हुए और ये पाकिस्तान कायम हुआ। खुदा दादे ममलिकत पाकिस्तान, ट्रेनें कटी, काफिले लूटे, असमत कुर्बान हुई, सब पाकिस्तान पर हुई, सब पाकिस्तान पर निछावर हुआ, पाकिस्तान कायम हुआ और करोड़ों लोगों को आज़ादी का दिन देखना नसीब हुआ। तो ये वो सकाफत है जिसने लोगों को अंग्रेज़ों, सिखों, जनसंघियों, हिंदुओं की गुलामी से निजात दिलाई थी। तो मेरे ख्याल में ये सकाफत सब को मोहब्बत और आश्ती का पैगाम देती है। और सकाफत डे बनाना किसी और कौमियत, किसी और तबके की सकाफत के खिलाफ हरगिज कोई अमल नहीं है, कोई साजिश नहीं है। हमने जो सिंधी या सिंध सकाफत डे था 5 दिसंबर को, मैं कारसाज पर जो वहाँ पर नेवी के वहाँ पर हुआ था, वहाँ मैं गया था और मैंने वहाँ जिस तरह की बात की तो उससे मेरे सारे सिंधी ज़बान बोलने वाले और सिंधी सकाफत के जो भाई थे, मैंने कहा ये सिंध की सकाफत है, हमारी सकाफत है, लेकिन अगर महाजिर सकाफत है तो उसका एक बैकग्राउंड है। तो हम एक दूसरे के बाहमी इज्जत और एहतराम के साथ एक अच्छा माशरा तश्कील दें, एक मजबूत और मुस्तहकम माशरा, एक एतदाल पसंद माशरा जहाँ बर्दाश्त और तहम्मुल राइज हो और जी और जीने दो की पॉलिसी हो, और हम सब मिल के अपने शहरों को, अपने सूबे और अपने मुल्क को जो है वो तरक्की के रास्ते पर आगे ले जाएं। 22वीं सदी और 23वीं सदी में अगर हम एक दूसरे की सकाफत का एहतराम करें,
एक दूसरे के सियासी नज़रियात का एहतराम करें, इख्तिलाफ रखें, उसको दुश्मनी के उस पर ना ले जाएं, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान का मुस्तकबिल इस खित्ते में और कराची का जो रिवाइवल होगा, इजरा होगा, इंशाल्लाह मुझे बहुत बेहतर मुस्तकबिल, रोशन मुस्तकबिल नज़र आ रहा है। महाज सकाफत डे मुबारक हो, 24 दिसंबर, और जो रैली निकलेगी करीमाबाद से इंशाल्लाह मज़ार क़ायद, मैं तमाम महाजिरों, तमाम सिंधी, बलोच, पंजाबी, पख्तून भाइयों से भी कहता हूँ कि आप भी आइए और आपकी सकाफत और हमारी सकाफत को उस दिन हम मिल के बनाएंगे, क्योंकि इस सकाफत और इस ज़बान ने सबसे बड़ा किरदार अदा किया था पाकिस्तान बनाने में, इसलिए सबका आना बहुत ज़रूरी है, लाजमी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, आपने बेहतरीन जवाबात दिए। अपने प्रोग्राम को इन्हीं जवाबातों के साथ इख्तिताम करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।